नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल की कुछ बहुत ही ज़रूरी बातों पर गौर करने वाले हैं, खास तौर पर वो चीज़ें जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या किसी को पता है कि भारत की तट रेखा मतलब हमारी कोस्ट लाइन आखिर कितनी लंबी है? अब हो सकता है कि जो नंबर आपके दिमाग में हो वो अब सही ना हो। हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि इसका जो नया जवाब है वो सच में चौंकाने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी चीज़ की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी। यही वो चीज़ है जो तय करती है कि पूरे देश में घड़ी कैसे चलेगी। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे हम आईएसटी कहते हैं, ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। और ये लाइन गुजरती कहाँ से है? ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास मिर्ज़ापुर से होकर निकलती है। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, हमारा टाइम जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से ठीक 5.5 घंटे आगे है। ये नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन है, ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये सवाल तो एग्जाम्स में बहुत बार आता है। तो ध्यान से सुनिए, ये 5 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चलिए, तो समय की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं देश की फिजिकल बाउंड्रीज की तरफ, मतलब भारत की विशाल तटरेखा पर एक नजर डालते हैं। तो भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। इनको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट में बांट लिया जाए। तो देखिए, पश्चिमी तट पर हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो वहां हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब जरा इस मैप पर नजर डालिए। यहां साफ साफ दिख रहा है कि ये राज्य कैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ मिलकर भारत की इतनी लंबी कोस्टलाइन बनाते हैं। मतलब देश के दोनों किनारों को ये पूरी तरह से कवर करते हैं। राज्यों की बात तो हो गई, लेकिन इनके अलावा भारत में 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज भी हैं। कौन कौन से हैं ये? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली। अब इनकी लोकेशन जानना भी बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो अरब सागर में है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। तो चलिए अब वापस आते हैं उस सवाल पर जो हमने बिल्कुल शुरुआत में पूछा था। और यकीन मानिए, ये शायद इस पूरे डिस्कशन का सबसे दिलचस्प हिस्सा होने वाला है। क्यों? क्योंकि हाल ही में जो ऑफिशियल डेटा आया है उसमें एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। तो देखिए, पुराना और जो नंबर हम सब जानते आए हैं वो था 7516.67 किलोमीटर, है ना? लेकिन गृह मंत्रालय की एक नई रिपोर्ट के हिसाब से भारत की तटरेखा की कुल लंबाई अब 11,098.81 किलोमीटर है। 11,098.81 किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी बदलाव है। अगर इस बदलाव को पर्सपेक्टिव में रखें तो इसका मतलब है कि पिछले 53 सालों में भारत की कोस्टलाइन की लंबाई में 47.6% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 47.6%। तो ये सिर्फ कोई छोटा मोटा एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक पूरी तरह से नई गिनती है, एक रिकैलकुलेशन है। और जाहिर है, इस नई गिनती का सीधा असर राज्यों की रैंकिंग पर भी पड़ा है। पहले क्या था? पुरानी रैंकिंग के हिसाब से टॉप 3 राज्य थे गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु। लेकिन अब नए डेटा के साथ तमिलनाडु दूसरे नंबर पर आ गया है और आंध्र प्रदेश खिसककर तीसरे पर पहुंच गया है। हाँ, गुजरात अभी भी नंबर 1 पर कायम है। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें 1970 के पुराने डेटा की तुलना 2025 के नए अनुमानों से की गई है। आप देख सकते हैं कि गुजरात में कितना बड़ा जंप है। और एक और चीज पर गौर कीजिए, पश्चिम बंगाल की कोस्टलाइन में भी कितना जबरदस्त विस्तार हुआ है। जो लोग गहराई से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये टेबल बहुत काम की है। अच्छा, सबसे लंबी तटरेखा की बात तो हो गई, तो फिर सबसे छोटी किसकी है? स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है गोवा, जिसकी तटीय सीमा सबसे छोटी है। ये एक छोटा सा फैक्ट है, पर याद रखने में आसान है। ठीक है, तो भारत की कोस्टलाइन हमने देख ली। अब समुद्र से जमीन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं की और हमारे पड़ोसी देशों की। तो भारत की जमीनी सीमाएं कुल 7 देशों से लगती हैं। और अगर हम समुद्री पड़ोसियों की बात करें तो हमारे 2 सबसे करीबी पड़ोसी हैं श्रीलंका और मालदीव। अब इन 7 जमीनी पड़ोसियों को याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है, बचपन में MBA। चलिए इसे डिकोड करते हैं।
ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, ये हो गया बचपन। फिर एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। हो गया ना आसान? तो चलिए बांग्लादेश से शुरू करते हैं। कुछ जरूरी बातें जल्दी से देख लेते हैं। राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, इनकी संसद का नाम है जातीय संसद। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को मनाया जाता है। सबसे लंबी नदी है मेघना और सबसे ऊंची चोटी है केओक्राडोंग। और हाँ, इसे नदियों का देश भी कहते हैं। अब बात करते हैं चीन की। भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसे एक खास नाम से जाना जाता है, मैकमोहन लाइन। ये एक बहुत ही जरूरी ज्योग्राफिकल फैक्ट है। अच्छा, अब ये कैसे याद रखें कि भारत के कौन-कौन से राज्य और इलाके चीन से लगते हैं? इसके लिए भी एक ट्रिक है। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। चलिए देखते हैं। लद्दाख तो हो गया लद्दाख। सिपाही के सी से सिक्किम, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, हिमालय से हिमाचल प्रदेश और उत्तरा से उत्तराखंड। अब चीन के बारे में भी कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर 1939 को। संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस और सबसे लंबी नदी है यांगत्सी। और यांगत्सी नदी के बारे में एक और दिलचस्प बात, ये सिर्फ चीन या एशिया की ही सबसे लंबी नदी नहीं है, बल्कि ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये जानना जरूरी है। तो आज के इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत की तटरेखा जैसा एक स्थापित भौगोलिक तथ्य भी नई गिनती और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ बदल सकता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ज्योग्राफी खुद बदल सकती है तो फिर ज्ञान के ऐसे और कौन-कौन से तथ्य हैं जो बस दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं?